अब हम बात करते हैं अपने आखिरी इकोसिस्टम की, दैट इज द टंड्रा इकोसिस्टम। टंड्रा इकोसिस्टम आपका बेसिकली जो है वो पोलर आइस कैप्स और कॉनिफरस रीजन्स के दरमियान होता है, यानी कि आपके जो कॉनिफरस अल्पाइन फॉरेस्ट जिनको आपने स्टडी किया था उनके बाद और आपके जो आर्कटिक पोल्स होते हैं उनसे पहले जो आपके पास एक स्मॉल नैरो रेंज होती है, वहां पर आपका पोलर टंड्रा रीजन जो होता है वह एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर कराकोरम की जो माउंटेन रेंज है उनके अंदर हमारे पास जो ग्लेशियर रेंज जिसमें बाल्तोरो ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं वो सब इस टंड्रा की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो इसके अंदर जो होता है सबसे पहले आपके पास स्मॉल मॉस्किटोज और दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं। मॉस्किटोज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो खड़ा हुआ पानी होता है उनके अंदर गर्मियों में मॉस्किटोज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से हमारे पास न्यूमरस बर्ड्स जिनमें डक्स होती हैं, गीज आ जाती हैं, जो कि गर्मियों के अंदर अपने बेबीज को फूड प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू। फिर इसके अंदर जो आपके स्मॉल मेमल होता है जिसे हम लैमिंग्स कहते हैं, ये डायग्राम चाहिए लैमिंग्स की, ये स्मॉल रैट टाइप का एनिमल होता है, मेमल होता है। ये जो होता है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ग्रो करने की रीजन आपको नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो बहुत मोटा सा फर कोट है जो उससे प्रोटेक्ट करता है सिवियर कोल्ड से। अब जब ये लैमिंग स्मॉल मेमल यहाँ पे रहता है सो दैट्स वाई यहाँ पर जो वुल्फ, स्नोई ऑल्स, फॉक्सेस और इवन ग्रिजली बियर्स जो होते हैं ये जो होता है इसके ऊपर जो होता है वो फीड करते हैं या इसको खाते हैं। फिर इसके बाद हम प्लांट लाइफ की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर यहाँ पर क्योंकि लाइट या हीट ऐसे टेम्परेचर नहीं होता जिससे प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई यहाँ पर बहुत छोटे छोटे डार्क विलोज एंड रेनडियर मॉस वगैरह पाई जाती है। और ये जो डार्क विलोज होते हैं ये मोस्टली आपके जो है ये 50 सेंटीमीटर इनके अगर हाइट भी होगी या 10 सेंटीमीटर इनके डायमीटर भी होगा तो वो 50 साल में ग्रो करते हैं। यानी कि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर इतना अनफेवरेबल है प्लांट्स के लिए कि उन्हें एटलीस्ट 50 to 100 ईयर्स लगते हैं छोटी सी स्मॉल पैच ऑफ वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। अब जब यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर सकते, इवन यहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये जो आपका इकोसिस्टम है ये ह्यूमन के इम्पैक्ट से बहुत हद तक बचा हुआ है। लेकिन ह्यूमन जो होता है क्योंकि ये टंड्रा आइस रीजन के पास जो होता है मोस्टली आपके पास सी ऑयल्स वगैरह जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इवन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारे सियाचिन के मुकाम के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट चेक पोस्ट है दुनिया की, उधर जो होता है वो पॉपुलेशन इनके आर्मी के चेक पॉइंट्स होते हैं, आर्मी के कैंप्स की वजह से थोड़ी बहुत ह्यूमन पॉपुलेशन होती है। फिर यहाँ पर क्योंकि इसके कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी समटाइम रिसर्च का कोई प्रोसेस कैरी आउट होता है तो इस सिलसिले में यहाँ पे लोग जो होते हैं वो परमानेंट तो नहीं रहते लेकिन कुछ अरसे तक यहाँ पे इनहिबिट करते हैं और इसकी जो मोस्टली एरिया होता है वो आपका बचा रहता है ह्यूमन एक्सपेंशन से या ह्यूमन डिस्टर्बेंस से। लेकिन इसके अंदर रीजन सबसे बड़ा एक रीजन और भी आता है कि टंड्रा के अंदर अगर कोई प्लांट्स को आप डैमेज कर भी दें फॉर द लंबर या फॉर योर ओन पर्पस तो इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि क्योंकि लाइट इंटेंसिटी नहीं है, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है चीजों को ग्रो करने के लिए, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एक चीज को ग्रो होने में 50 से 100 साल लग जाते हैं। तो इसलिए अगर इसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई डैमेज हो भी जाए टंड्रा इन्वायरमेंट में तो उसको रिवर्स करना या इसको दोबारा से रिकवर करना इस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देन आखिर में हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमंस का इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट है। वी ऑल नो कि ह्यूमन जिस इकोसिस्टम में जाते हैं उस इकोसिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉर देयर ओन पर्पस। अब जब ह्यूमंस हर जगह पे जाके डोमिनेट करते हैं तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और हमारे पास अब भी कई इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन है। सो दैट्स वाई ह्यूमन और इकोसिस्टम हमेशा से नेगेटिव ही है। ह्यूमन अगर हम लोग जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए इस इकोसिस्टम को रिकवर ना करें, हम ट्रीज प्लांट ना करें या कोई ऐसे प्रिकॉशंस ना लें जिससे हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकें तो ह्यूमंस के आने वाली 50 ईयर्स की बाद की पॉपुलेशन का सर्वाइवल ऑन द अर्थ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस बात के साथ ही हम लोग अपने चैप्टर को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.